नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज आपको बताऊंगा सेकंड मैरिज को कैसे देखते हैं। सेकंड मैरिज का भी सबसे पहले लगन को प्रॉमिस करना होता है कि सेकंड मैरिज क्या इस व्यक्ति की किस्मत में है या नहीं। तो सेकंड मैरिज का पोर्टफोलियो 9th हाउस है। 9th हाउस कैसे? सेकंड मैरिज देखने के लिए सबसे पहले हम लगन के सब लॉट को देखेंगे। अगर लगन का सब लॉट स्टार लेवल पे अगर 9th हाउस के साथ संबंध बनाता है और 7वें को कमिट करता है तो सेकंड मैरिज प्रॉमिस है। या 7th हाउस से संबंध बनाकर 9th हाउस को कमिटमेंट करे तो वो सेकंड मैरिज के ही है। और ऐसे ही 9th हाउस को भी प्रॉमिस करना होगा, उसको भी 7th हाउस के साथ स्टार लेवल पर संबंध बनाकर और 11th हाउस से कमेंट करना होगा, तब वो सेकंड मैरिज प्रॉमिस होती है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। ये लगन का सबसे लॉर्ड कोई भी XYZ प्लैनेट है, ये भी स्टार लॉर्ड है। स्टार लॉर्ड में अगर 9th हाउस और 7 और कमिटमेंट 9 को करता है या 7 को करता है और फाइनल कंफर्मेशन पे भी 7 और 9 अगर आता है तो ये सेकंड मैरिज के प्रॉमिस हैं। ऐसे ही अगर 9th को इन्वॉल्व करके 7th को कमिट करे और 7th को इन्वॉल्व करके 9th को कमिट करे, 7th और 9 को इन्वॉल्व करके 11 को कमिट करे, तो ये सेकंड मैरिज के प्रॉमिस है। ऐसे ही हम 9th हाउस को भी देखेंगे, 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस को 7th हाउस का सब लॉर्ड अगर 9th को इन्वॉल्व करके 7th को या 11 को कमिट करता है और फाइनल कंफर्मेशन पर भी सेम होता है, तो ये सेकंड मैरिज के प्रॉमिस है। ऐसे ही हम 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस को भी 7 के साथ लिंक बनाना जरूरी है। कैसे? 9th हाउस 7 को इन्वॉल्व करके 9th को कमिट करता है और 11 को कमिट करता है, तो ये भी सेकंड मैरिज के ही ये प्रॉमिस है। 9th हाउस अगर जब तक 7th हाउस के साथ अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं करता या कमिटमेंट नहीं करता तो वो सेकंड मैरिज नहीं हो सकती। जैसे लगन को 9th के साथ इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करना होता है या 7 को इन्वॉल्व करके 9 को करना होता है, ऐसे ही 7th हाउस को भी 9th के साथ इन्वॉल्व करके और 7 को या 11 को इन्वॉल्व करता है। ऐसे 9th हाउस भी 7 को इन्वॉल्व करके 9th को और 11 को कमिटमेंट करता है, तो सेकंड मैरिज के ये प्रॉमिस है। अब हमें तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, कई लोगों के मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होते हैं, वो हम कैसे देखेंगे। 7th हाउस अगर 7th को इन्वॉल्व करके अगर 9th को कमिट करता है या 9th को इन्वॉल्व करके 7th को कमिट करता है,
तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन माने जाते हैं। अगर जैसे हमने कहा कि नाइन्थ हाउस अगर सेवंथ को इन्वॉल्व करके 11th को कमिट करता है तो वो शादी हो जाएगी। अगर सेवंथ हाउस नाइन्थ को इन्वॉल्व करके अगर 9 को कमिट करता है तो ये शादी नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, क्योंकि सेवंथ हाउस का ये मल्टीपल हाउस है और 9th हाउस का भी ये मल्टीपल हाउस है, इसलिए ये शादी नहीं होगी लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होगा। अब हम टाइमिंग करेंगे कि शादी कब होगी। शादी के लिए टाइमिंग के लिए सबसे पहले हम दशा लॉर्ड को देखेंगे। दशा लॉर्ड का सबसे पहले न्यूट्रल होना जरूरी है। दशा लॉर्ड का न्यूट्रल होना जरूरी है। जो भी दशा मैरिज वाली आएगी उसके लिए उस दशा लॉर्ड में 7 या 5 और 11 ये आना जरूरी है। इसके साथ आप और भी हाउसेस आएंगे, जैसे 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो दशा लॉर्ड को इन हाउस के फल देने हैं। शादी कब होगी? शादी के लिए हमने एक बहुत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मतलब किया हुआ है कि भुक्ति लॉर्ड के लिए, भुक्ति लॉर्ड को बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए शादी देने के लिए। वो कैसे होगा? जैसे दशा लॉर्ड है, इसमें तो अगर 5 भी आ गए, 7 भी आ गए या 11 भी आ गया, 4, 8, 10 अलावा मतलब सारे हाउस, क्योंकि दशा का स्पैन बहुत लंबा होता है। भुक्ति लॉर्ड का जो स्पैन है वो छोटा होता है, इसलिए उसमें को हमने ज्यादा जोर दिया है भुक्ति लॉर्ड के ऊपर। वो कैसे? भुक्ति लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है। भुक्ति लॉर्ड कोई भी XY प्लैनेट है, भुक्ति लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, भुक्ति लॉर्ड मान लो जुपिटर है, XY कुछ भी हो सकता है। अगर ये 5 और 7 और 11 और कमिटमेंट लेवल पर कोई नेगेशन ना हो, भुक्ति लॉर्ड अगर 5, 7, 11 को इन्वॉल्व करके अगर यहां पर नो नेगेशन, नेगेशन ना हो तो वो ही भुक्ति लॉर्ड शादी देगा। अगर यहां पर नेगेशन होगी तो भुक्ति लॉर्ड वो शादी नहीं देगा। जैसे ये 5 और 7 को इन्वॉल्व करके और 11 को कमिटमेंट करता है या 7 को कमिटमेंट करता है, इसका मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। भुक्ति लॉर्ड जैसे 7 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिटमेंट करता है, 5 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है, 5 11 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट करता है, 7 एंड 11 को इन्वॉल्व करके 5 को कमिट करता है, तो ऐसी भुक्ति शादी देगी। अगर इसमें कोई भी नेगेशन, ये 7 को इन्वॉल्व करके अगर मान लो 6 को कमिटमेंट करता है, ये 4 को करता है, तो ऐसी भुक्ति शादी नहीं देगी। ऐसे ही हम अंतरा को लेंगे, अंतरा सूक्ष्म को। अंतरा सूक्ष्म में भी
मान लो 5 को इन्वॉल्व किया और 7 को कमिट किया और फाइनल पे भी 5 और 7 और 11 अगर आ जाता है तो वो अंतरा और सूक्ष्मा वो शादी देने में सक्षम हो जाएंगे। अब हम देखेंगे गोचर। गोचर में जुपिटर बृहस्पति का जुपिटर का गोचर देखेंगे, सन एंड मून। जुपिटर का जो गोचर है वो उस साल को बताता है कि कौन से साल में इस जातक की शादी होगी, और सूर्य का जो गोचर है वो ये बताता है कि कौन से महीने में इसकी शादी होगी, और मून का जो गोचर है वो ये बताता है कि कौन से दिन में इसकी शादी होगी। मान लो जुपिटर का गोचर है, जुपिटर किसी भी राशि में अगर गोचर करता है तो वहां कम से कम 1.5 साल तो रहता ही है। तो अगर 1.5 साल ये रहता है 18 महीने, तो 18 महीने के अंदर अगर मान लो जुपिटर स्कॉर्पियो में विशाखा और अनुराधा और ज्येष्ठा 3 नक्षत्र आते हैं। किसी भी राशि में अगर कोई प्लैनेट गोचर करता है क्या उसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। अगर जुपिटर मान लो स्कॉर्पियो अगर मंगल की राशि में है, स्कॉर्पियो मंगल की राशि में है, तो आप मंगल को देखेंगे कि क्या वो शादी देने में सक्षम है आपकी कुंडली में। तो आप पहले ही अगर अपनी हॉरोस्कोप में सिग्निफिकेटर निकाल के रख लेंगे और देख लेंगे कि कौन से प्लैनेट हमें शादी देने में सक्षम है, उनको अलग रख लीजिए, और जो शादी देने में सक्षम नहीं है उनको अलग रख लीजिए। मान लो जुपिटर है स्कॉर्पियो में मंगल की राशि आती है। पहले मंगल को देखेंगे कि क्या मंगल आपकी कुंडली में शादी देने में सक्षम है। अगर नहीं है तो उसके आगे नेक्स्ट जाएंगे। अगर मंगल सक्षम है तो मंगल के आगे उस साल में उसकी शादी, आगे वो भुक्ति लॉर्ड जो है कभी 2 साल रहता है, कभी 3 साल रहता है, तो उसके आगे फिर हम उसके नक्षत्र में जाएंगे। मान लो स्कॉर्पियो में जुपिटर आता है तो अगर विशाखा में 3:20 तक अगर विशाखा में जिस आता है तो देखो पहले जुपिटर उसकी आपकी शादी देने में सक्षम है। अगर नहीं है तो उसके अगले नक्षत्र में जाएंगे शनि के, तो आप शनि को देखिए क्या वो शादी देने में सक्षम है। अगर वो शादी दे देता है तो शनि की दशा के अंदर शनि के नक्षत्र के अंदर उस जातक की शादी हो जाएगी। अगर मान लो शनि भी अगर शादी नहीं देता तो उसके नेक्स्ट जो है वो मरकरी का नक्षत्र आएगा, और बुध को देखिए क्या बुध आपकी कुंडली में शादी देने में सक्षम है, तो आप बुध को ही चॉइस करिए। ऐसे ही हम देखेंगे सूर्य के नक्षत्र को। सूर्य का नक्षत्र एक राशि में 1 महीना रहता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना गोचर करता है, उसमें भी 3 नक्षत्र आते हैं। अब हम अंतरा और सूक्ष्म जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें देखिए कि सूर्य कोई भी अंतरा होगा एक महीना, तो कम से कम 2 महीने तो रहेगा ही। तो आप सूर्य को देखिए कि सूर्य कौन सी राशि में मैरिज देने में सक्षम है, तो उस राशि को चॉइस कीजिए, फिर उसके नक्षत्रों को चॉइस कीजिए कि कौन सा नक्षत्र हमें शादी देने में
सक्षम है, कौन से नक्षत्र का लॉर्ड हमें शादी देने में सक्षम है, तो आप उस पहले अगर आप सारे सिग्निफिकेटर निकाल के रखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आप बड़ी जल्दी उस इवेंट के तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही मून जो है उस दिन का बताता है कि जैसे सूक्ष्म प्राणा जब आता है तो किस दिन मून का नक्षत्र, उस नक्षत्र मून किस राशि में होगा, उस प्राणा में क्या वो शादी देने में सक्षम है। तो आप ऐसे सारे सिग्निफिकेटर जब निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लैनेट हमारे शादी देने में सक्षम है और कौन से प्लैनेट हमारे शादी देने में नहीं सक्षम है। तो इसलिए आप गोचर में उसको आसानी से ही उस सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि सेकंड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, मैरिज के बारे में मैंने आपको बड़े विस्तार से समझाया और बताया। तो आशा है करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगले चैप्टर में मैं चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करूंगा। शुक्रिया।